नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह द्वितीय प्रश्न पत्र का टॉपिक है जनजातियाँ। भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक विविधताएं हैं। यहाँ अनेक धर्म, मत, संप्रदाय, प्रजाति एवं जाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 8.2% भाग आदिम जातियों या जनजातियों द्वारा निर्मित है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 8.43 करोड़ जनसंख्या जनजातियों की है। प्राय अधिकतर जनजातियाँ ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती हैं जहाँ सभ्यता का प्रकाश नहीं पहुँचा है। आज भी अनेक जनजातियाँ आदिम स्तर पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, जबकि दुनिया में अधिकांश देश प्रगति पर हैं। जनजाति शब्द को अगर हम देखना चाहें तो गोत्र का एक विस्तृत स्वरूप क्या है? जनजाति है। यह खानाबदोशी, जत्थे, झुंड, गोत्र, भातदल एवं अद्राश से अधिक विस्तृत एवं संगठित होती है। जनजाति को सामान्यतः हम क्या मानते हैं कि जो दुर्गम स्थानों पर निवास करती है, जो ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहाँ पर आना जाना मुश्किल है, ये सामान्यतः एक झुंड या दल के रूप में निवास करती हैं और ऐसे को हम जनजाति के नाम से जानते हैं। जनजातियों को आदिम समाज, आदिवासी, वन्य जाति, गिरिजन एवं अनुसूचित जनजाति आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इन्हें अनुसूचित क्यों कहा जाता है? हमारे संविधान की अनुसूची में इन जनजातियों को सम्मिलित किया गया था। इनके उत्थान के लिए, इनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए इन्हें उस संविधान की अनुसूची में सम्मिलित किए जाने के कारण इन्हें अनुसूचित जनजाति के नाम से पुकारा जाता है। डॉक्टर घुरिये इनके लिए पिछड़े हुए हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं। जनजाति को परिभाषित करते हुए अनेकों विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में इसे बताने का प्रयास किया है। हम यहाँ देखेंगे गिलिन के शब्दों में क्या बताया उन्होंने कि स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो, एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो एक क्षेत्र में रह रहा है, एक जैसी भाषा को बोल रहा है, एक जैसे रहन सहन का पालन कर रहा है और उनकी अपनी ही संस्कृति है, उसको हम जनजाति के नाम से जानते हैं। डॉक्टर मजुमदार जो कहते हैं वह यह कि एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारंपरिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं। डॉक्टर मजुमदार क्या वह जनजाति की कुछ और विशेषताओं की बात हमारे सामने कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में जो भी उनको नियम लागू हो रहे हैं वे सभी की पालना की जा रही है। हमारे और उनके पारंपरिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को ही वह जनजाति के रूप में देखते हैं। इस तरह से जो एक सी भाषा बोली जा रही है, जो एक से भूभाग पर रहते हैं और जिनमें प्राय अंतर विवाह नहीं होता है, ऐसी व्यवस्थाओं, ऐसी ही जो परिवारों का समूह है उसे हम जनजाति के नाम से जानते हैं। चार्ल्स विनिक ने भी जनजाति की परिभाषा करते हुए लिखा है कि एक जनजाति में क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक समरूपता तथा एक सूत्र में बंधने वाला सामाजिक संगठन आता है। ये सामाजिक उपसमूहों जैसे गोत्रों का गांव को सम्मिलित कर सकते हैं। इस तरह से हमने उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि एक जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह है जिसकी एक सामान्य संस्कृति, सामान्य भाषा, राजनीतिक संगठन एवं व्यवसाय होता है और जो सामान्यतः अंतर्विवाह के नियमों का
पालन करता है। अतः जनजाति अपने आप में एक अलग ही क्षेत्र के रहने वाले लोगों को हम कहते हैं। अब हम इसकी विशेषताओं को देखें तो सबसे पहली विशेषता जो इसकी परिभाषाओं में स्पष्ट हो रही है वह है सामान्य भूभाग। एक जनजाति एक निश्चित भूभाग में ही निवास करती है। इसके परिणाम स्वरूप उसका उस भूभाग से लगाव एवं उसके सदस्यों में दृढ़ सामुदायिक भावना का विकास हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक क्षेत्र में रहते हैं उन लोगों में आपस में जो है वह आपस में उनमें लगाव आ जाता है, उनमें सामुदायिक भावना अर्थात हम की भावना का विकास हो जाता है, क्योंकि वह एक साथ एक दूसरे के आसपास रहते हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं में मिलते जुलते या हितों की पूर्ति में सहयोग करते हैं। सामान्य भूभाग में रहने के कारण ही उनमें सामान्य जीवन की अन्य विशेषताएं भी विकसित हो जाती हैं। किंतु डॉक्टर रिवर्स जनजाति के लिए एक निश्चित भूभाग को आवश्यक नहीं मानते हैं, क्योंकि यदि हम कहें कि जो लकड़हारा लोहार होते हैं, जो घुमक्कड़ लोहार जो कहते हैं गाडोलिया लोहार के रूप में जाने जाते हैं, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, वे कहीं पर एक निश्चित क्षेत्र में निवास नहीं करते हैं। इसकी जो दूसरी विशेषता ली जा रही है वह है सामान्य भाषा। एक जनजाति के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं हम भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी संस्कृति का हस्तांतरण हम करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हम भाषा के माध्यम से पहुंचाते हैं। किंतु सभ्यता के संपर्क के कारण कई जनजातियां द्विभाषी हो गई हैं। इसका मतलब यह कि उनकी जो अपनी भाषा है, लेकिन जहाँ सभ्यता के संपर्क अर्थात जहाँ वह दूसरी जातियों के संपर्क में जब आने लगी है तो उनकी जो भाषा है उनमें दो भाषाओं का समावेश होने लगा है। उनकी अपनी जो मुख्य भाषा है उसके साथ दूसरी भाषा भी उनके अंतर्गत वह सीखने लगे हैं, उनके अंतर्गत आने लगी है और वह उसके द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान भी करने लगे हैं। तीसरी इसकी विशेषता है विस्तृत आकार। एक जनजाति में कई परिवारों का संकलन होता है। इसमें कई वंश, समूह, गोत्र और भातृदल होते हैं। यही कारण है कि इसकी सदस्य संख्या अन्य क्षेत्रीय समुदायों से अधिक होती है। इनका आकार एकदम छोटा भी नहीं होता है। इनमें बहुत सारे परिवार या परिवारों के समूह सम्मिलित होते हैं और इस तरह से गोत्र भी कई गोत्र सम्मिलित हो जाते हैं, ताकि क्योंकि इनमें अंतर्विवाही होने के कारण भी कई गोत्र सम्मिलित रहते हैं, तो यह अपेक्षाकृत बहुत छोटा नहीं बल्कि थोड़ा बड़ा होता है। नेक्स्ट है अंतर्विवाह। इनकी जनजाति में अपनी ही जनजाति में विवाह किया जाता है, जनजाति के बाहर विवाह करने की मनाही होती है। फिर है एक नाम। प्रत्येक जनजाति का अपना कोई ना कोई नाम होता है जिसके द्वारा वह पहचानी जाती है। उसके सदस्य अपना परिचय उसी जनजाति के नाम के आधार पर ही देते हैं कि उनकी क्या जनजाति है, क्या नाम है उस जनजाति का। उसके आधार पर उनकी संस्कृति परिलक्षित होती है, उनकी अपनी पहनावा परिलक्षित होता है कि क्या क्या उनमें रहन सहन के तौर तरीके हैं, तो वह उनके नाम के आधार पर ही जनजाति का हमारे सामने परिलक्षित होता है। नेक्स्ट है सामान्य संस्कृति। एक जनजाति के सभी सदस्यों की सामान्य संस्कृति होती है। उनके रीति रिवाज, प्रथाएं, लोकाचार, नियम, कला, धर्म, जादू संगीत, नृत्य, खान पान, भाषा, रहन सहन, विचारों, विश्वासों, मूल्यों आदि में समानता पाई जाती है, क्योंकि संस्कृति हमारा एक महत्वपूर्ण रूप है और उस संस्कृति के आधार पर ही हमारी जनजाति की पहचान होती है। आर्थिक आत्मनिर्भरता। एक जनजाति अपनी सभी आर्थिक आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरा कर लेने में सक्षम होती है। वह जाति के व्यक्ति आपस में ही एक दूसरे की मदद करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं, जैसे शिकार करना, फल फूल एकत्रित करना, पशुचारण, कृषि एवं गृह उद्योग आदि के द्वारा वह अपनी आवश्यकता की वस्तुएं सदस्य स्वयं जुटा लेते हैं। यद्यपि कभी कभी अपने पड़ोसी समाजों में भी विनिमय करते हैं, और जब इनका जो विनिमय होता है वह आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि वस्तुओं के आपसी लेन देन के आधार पर, अर्थात
वह पड़ोसी जो उनका जनजाति है उसे किस वस्तु की आवश्यकता है और उन्हें किसकी है, तो वह उस वस्तु को उन्हें दे देते हैं और उनसे अपनी आवश्यकता की वस्तु को ले लेते हैं। तो इनके बीच में मुद्रा का प्रचलन कम होता है, वस्तु विनिमय का प्रचलन अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है राजनीतिक संगठन। एक जनजाति का अपना निजी राजनीतिक संगठन होता है। इसमें अधिकांशतः एक मुखिया होता है जो कि वंशानुगत होता है, जो परंपराओं का पालन कराने, नियंत्रण बनाए रखने एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था करता है। कहीं कहीं मुखिया की सहायता के लिए वयोवृद्ध लोगों की एक परिषद भी पाई जाती है और कुछ विद्वानों ने राजनीतिक संगठन को जनजाति के लिए आवश्यक नहीं माना है। ये अपनी अपनी जनजाति का अपना अपना संगठन है। वह अपने आधार पर अपनी एक मुखिया या कुछ व्यक्तियों को पंच बना देते हैं। 5 व्यक्तियों के आधार पर उनकी एक पंचायत चलती है और उस आधार पर उनका अपना राजनीतिक संगठन पाया जाता है। नेक्स्ट है सामान्य निषेध। एक जनजाति खान पान, विवाह, परिवार, व्यवसाय, धर्म आदि से संबंधित सामान्य नियमों का पालन करती है। जनजाति के जो सदस्य होते हैं वह अपने आधार पर अपनी सभी नियमों का पालन करते हैं। यदि नियमों को तोड़ा जाता है तो जो उनका राजनीतिक संगठन बना हुआ है उसके द्वारा एक दंड की व्यवस्था की जाती है। इस तरह से हमने देखा कि जनजाति की क्या क्या विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम किसी समूह को जनजाति मान सकते हैं। यह जनजातियां सामान्यतः दुर्गम पहाड़ी स्थानों पर निवास करती हैं। धन्यवाद।